हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ वर्ल्ड। आज हम स्पोकन इंग्लिश सेशन में दो वर्ड वाले जो वर्ब्स हैं इसको डेली बातचीत के लिए कैसे यूज़ करेंगे। जो हम दिनचर्या में बातें करते हैं उसमें दो वर्ड वाले जो वर्ब हैं उसको कैसे यूज़ करेंगे, पहले तो उसको हम जानेंगे आज उसका मतलब क्या है एंड देन फिर उसका प्रैक्टिस भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। एंड स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, सो उनको भी इसका अपडेट मिलता रहे और वो भी कुछ सीख सकें। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो पहला जो है यहाँ पर दो वर्ड वाले अगर वर्ब की बात करें तो एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का अगर हिंदी में अर्थ देखें दैट इज अमल करना। एक्ट अपॉन का क्या मतलब होता है? अमल करना, काम करना, राइट। सो वी शुड एक्ट अपॉन, हमें कार्य करना चाहिए किस पे? द एडवाइस ऑफ टीचर्स, शिक्षक शिक्षक के सलाह पर हमें काम करना चाहिए, राइट। हमें शिक्षकों की सलाह पर काम करना चाहिए या कार्य करना चाहिए। वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ टीचर्स। ओके, तो जहाँ पर अमल करने की बात होगी, कार्य करने की बात होगी, काम करने की बात होगी, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? दो वर्ड वाले से वर्ब दैट इज एक्ट अपॉन। ओके, तो सिमिलर सेंटेंस देखते हैं गाइस एक्ट अपॉन से रिलेटेड। जैसे कि है उन्हें अपने पिता की सलाह पर काम करना चाहिए। उन्हें अपने पिता की सलाह पर क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, अमल करना चाहिए। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो ही शुड एक्ट अपॉन, उन्हें अमल करना चाहिए, उन्हें काम करना चाहिए। किस पर भाई? तो द एडवाइस ऑफ हिज फादर, उनके पिता के एडवाइस पर उन्हें काम करना चाहिए, राइट। एक और सिमिलर सेंटेंस देखते हैं, उन्हें सलाहकार के मार्गदर्शन पर काम करना चाहिए। जो सलाह दिया है, जो गाइड किया है, राइट, जो कंसल्टेंट होते हैं, जो गाइडर होते हैं, तो उनके जो गाइड है, उनके जो सलाह है उस पर कार्य करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? तो दे शुड एक्ट अपॉन, उन्हें कार्य करना चाहिए, उन्हें काम करना चाहिए। द गाइडेंस ऑफ कंसल्टेंट, जो कंसल्टेंट हैं उनका जो गाइड है, उनका जो गाइडेंस है उस पर आपको काम करना चाहिए, राइट। तो क्या कहेंगे यहाँ पर? काम करने के लिए या एक्ट करने के लिए, अमल करने के लिए, वर्क करने के लिए, तो आप क्या लिख सकते हैं फ्रेजल वर्ब के तौर पे? एक्ट अपॉन, राइट। तो ये तीन सेंटेंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाया, और भी सिमिलर सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब दूसरा फ्रेजल वर्ब और दो वर्ड वाले वर्ब्स देखते हैं, दैट इज एग्री टू। जो दूसरा है एग्री टू, एग्री टू काफ़ी खास है। तो आप सम टाइम यूज करते हैं एग्री विद और एग्री टू, तो दोनों के लिए अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग सेंस है। तो एग्री टू पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी प्रस्ताव से सहमत होना। प्रस्ताव से दैट मीन्स कोई थॉट हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कोई यू कैन से प्रपोजल हो सकता है, कोई बात हो सकता है, राइट। तो ये इस सब केस में आप टू यूज करेंगे। पर्टिकुलर व्यक्ति आएगा, एक्स वाई जेड एक पर्टिकुलर पर्सन होगा, तो उस केस में हम विद यूज करेंगे। तो हम देखते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं। सो आई डोंट एग्री टू योर डील, आपके डील से मैं सहमत नहीं हूँ, राइट। मैं आपकी डील से सहमत नहीं हूँ। तो आपकी डील से सहमत नहीं हूँ, तो आपका डील की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही है, आपके डील की बात हो रही है। तो यहाँ पर टू आया, राइट, एग्री टू। अगर सिर्फ डायरेक्टली आपकी बात होती तो विथ होता, राइट। सो आई डोंट एग्री टू योर डील, तो यहाँ डील से रिलेटेड है इसलिए टू आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ, राइट। तो प्रपोजल, राइट, तो आपके प्रपोजल, तो यहाँ प्रपोजल की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही है, आपके प्रपोजल की बात हो रही है, तो यहाँ पे टू आएगा। सो आई डोंट एग्री टू योर प्रपोजल, राइट। सो यहाँ पर एग्री टू आया बिकॉज प्रपोजल की बात हो रही है, राइट। मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ, तो जो आपकी आइडिया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दे डोंट एग्री, वे आपके विचार सहमत नहीं है, दे डोंट एग्री टू योर आइडिया, आपके आइडिया से सहमत नहीं हूँ। तो एग्री टू समझ में आ गया। अब एग्री विथ क्या है?
एग्री विथ डायरेक्टली पर्सन को रिलेट करता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर, राइट, किसी व्यक्ति से सहमत होना, राइट, वहाँ किसी क्या था, प्रस्ताव से सहमत होना टू के लिए। अब यहाँ पे किसी व्यक्ति से सहमत होना, उस केस में आप क्या यूज करेंगे, विद यूज करेंगे। तो एग्री विथ, आई डोंट एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ उस बात में, इन दिस मैटर, राइट। तो देखिए, इस मामले में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, इस मामले में, इन दिस मैटर आई डोंट एग्री विथ यू, आपसे सहमत नहीं हूँ उस बात में, है ना। तो यहाँ डायरेक्टिव पर्सन से हो रहा है रिलेशन, ठीक है। मैं आपसे सहमत हूँ मैडम, राइट, मैडम से डायरेक्ट, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, आई एम एग्री विथ यू मैम, राइट। डायरेक्ट उस पर्सन की बात हो रही है, उस मैडम से डायरेक्टली कम्युनिकेशन की बात हो रही है, और किसी चीज़ की बात ही नहीं हो रही है। सो आई एम एग्री विथ, अगर मैडम के थॉट, मैडम के प्रपोजल की बात होती तो टू लगता, तो यहाँ पे क्या होता, आई एम एग्री टू योर प्रपोजल मैडम, है ना। तो मैडम के प्रपोजल की बात होती तो यहाँ पर क्या आता, टू आता, बट यहाँ पर क्या आएगा गाइस, विथ आएगा, क्योंकि डायरेक्टली मैडम की भी बात हो रही है। आई एम एग्री विथ यू सर, तो डायरेक्ट सर की बात हो रही है, राइट। सॉरी, यहाँ पर क्या आता, आई एम एग्री विथ यू सर, डायरेक्टली पर्सन की बात हो रही है। अगर सर के प्रपोजल की बात होती तो टू आता, आई एम एग्री टू योर प्रपोजल सर। समझ में आ गया, विथ और टू कहाँ यूज होता है। वे उस प्रोजेक्ट में मैनेजर से सहमत नहीं है, तो मैनेजर से सहमत नहीं है उस प्रोजेक्ट में, तो दे डोंट एग्री विथ द मैनेजर, डायरेक्ट पर्सन की बात हो रही है, राइट। सो दे डोंट एग्री विथ द मैनेजर, मैनेजर से सहमत नहीं है वे लोग उस प्रोजेक्ट में, राइट। अगर यहाँ पर कहा जाता तो मैनेजर के आइडिया, मैनेजर के प्रोसेस से सहमत नहीं है, तो यहाँ पर टू होता। सो दे डोंट एग्री टू द मैनेजर्स प्रोसेस, राइट। यहाँ पर टू द मैनेजर प्रोसेस, मैनेजर के प्रोसेस से प्रॉब्लम है तो यहाँ पर टू आता, बट मैनेजर से ही प्रॉब्लम है तो विद आएगा, ओके, इन दैट प्रोजेक्ट, ओके। नेक्स्ट, आस्क फॉर, आस्क फॉर मतलब पूछना या मांगना, राइट। व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, आप क्या मांग रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर यू आस्किंग फॉर, कुछ मांगना या पूछना, राइट। तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, आस्क फॉर, राइट। सिमिलर सेंटेंस देखते हैं, वे क्या मांग रहे हैं, सो वे क्या मांग रहे हैं, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर, राइट। वे क्या मांग रहे हैं, तो व्हाट आर दे आस्किंग फॉर, वे क्या मांग रहे हैं। वह कुछ पैसा मांग रही है, वह कुछ पैसे मांग रही है, तो सी इज आस्किंग फॉर सम मनी, सी इज आस्किंग फॉर सम मनी, कुछ मांगना या कुछ पूछना, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आस्क फॉर, ओके। सिमिलर सेंटेंस और भी आप लोग बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, आंसर फॉर, आंसर फॉर मतलब जिम्मेवार होना, जवाबदेह होना, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होता है, आंसर फॉर का जिम्मेवार होना या जवाबदेह होना। तो यू विल बी आंसर फॉर योर वर्क, आप जो है अपने काम के लिए क्या होंगे, जवाबदेह होंगे, आप अपने काम के लिए जवाबदेह होंगे, यू विल बी आंसर फॉर योर वर्क, राइट। नेक्स्ट, वह उस सौदे के लिए जवाबदेह होगी, सौदे मतलब डील, राइट। वह उस सौदे के लिए जवाबदेह होगी, सो क्या कहेंगे आप, सो सी विल बी आंसरेबल, वह जवाबदेह होगी फॉर दैट डील, उस डील के लिए, ठीक है। याद रखें, रिमेंबर, याद रखें, रिमेंबर, आपको अपने कर्मों का जवाब स्वयं देना होगा, आप जो करेंगे आप ही भुगतेंगे, राइट। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप ही को फल मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। सो आप अगर गलत करेंगे तो आप ही को उसका रिजल्ट मिलेगा, ओके। सो याद रखें, रिमेंबर, आपको अपने कर्मों का जवाब, कर्मों मतलब डीड्स, राइट, का जवाब स्वयं देना होगा। तो रिमेंबर, यू विल हैव टू आंसर, आपको आंसर देना होगा, आपको जवाब देना होगा फॉर योर ऑन डीड, अपने कर्मों की, ऑन डीड्स मतलब अपने कर्मों की जवाब देना होगा, राइट। सो गाइज, होप आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड रेगुलर मैं वेरियस काइंड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड थॉट्स लेके आता रहूँगा, कंटेंट्स लेके आता रहूँगा। सो आई नीड योर सपोर्ट, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू, टेक केयर।